उसने रिया की नाइटी फाड़ दी और वो बिल्कुल बिना कुछ पहने हुए उसके सामने आ गई और फिर वह रिया की तरफ आगे बढ़ा। उसने जैसे ही रिया के ऊपर अपना हाथ डाला, पसीने से तरबतर वो घबराई हुई झट से उठकर बैठ गई। रिया का यह सपना कोई सपना नहीं बल्कि यह उसकी हकीकत है। उसके अतीत में उसके साथ एक आदमी ने होटल के रूप में उसकी इज्जत तार तार करने के लिए जो उसके साथ किया, ये कहानी रिया की है। वो एक 30 साल की बिजनेस वूमेन है। उसके पति का नाम अविनाश है, वह भी एक बिजनेसमैन है। वो उनके साथ ही मिलकर होटल का बिजनेस करती है। उसके इंदौर शहर में और दिल्ली में कई सारे होटल की चैन है जिनको वो और उसके हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। आज शाम को रिया के यहाँ पर उसी के बिजनेस से रिलेटेड ही एक पार्टी है जिसमें इस शहर के कई बड़े बड़े लोग और उसके होटल में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। शाम को जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई, रिया का पति अविनाश उसे रूम में लेने आया। वह उसे देखकर हक्के बक्के रह गया। बोले, रिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लगता है कि दिन ब दिन तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। रिया ने कहा, आपको तो बस बातें बनाने को दे दो, चलिए नीचे चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रिया नीचे पहुंची तो सभी से मुलाकात करने लगी। अभी रिया सबसे हाय हेलो कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी और उसे देखकर तो उसके पैर ही जम गए। उसका अतीत अचानक से उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। वो घबराकर पीछे हटने लगी और इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से उसके पीछे अविनाश आ गए और वह उससे बोले, क्या बात है रिया, तुम इस तरह से पीछे क्यों बढ़ रही हो। जब वो घूमी तो उसके माथे पर पसीना देखकर वह चौंक गए। वह बोले, क्या हुआ, कोई बात है क्या। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। रिया ने बहाना बनाते हुए कहा, वह दरअसल मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो अविनाश ने कहा, ठीक है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, कुछ देर में मैं गेस्ट से मिलकर डॉक्टर को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। रिया ने कहा, नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अविनाश बोला, वैसे तो मैं तुम्हें अपने होटल में इन्वेस्ट करने वाले नए इन्वेस्टर से आज मिलाना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली बार ही यह मुलाकात सही। रिया तुरंत ही तेज कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंची और चैन की सांस ली। अब तो उसे यह सोच सोचकर घबराहट होने लगी कि आखिर वह आदमी हमारे घर की पार्टी में कर क्या रहा था। उसे अब डर सताने लगा, कहीं अविनाश को उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता चल गया तो फिर क्या होगा। क्या वह उसे तलाक दे देंगे। उस पूरी रात वो चैन से सो नहीं पाई। वो उस दिन को याद करने लगी जब वो नौकरी के लिए दर बदर भटक रही थी। एक रात जब वो अपने कमरे पर लौट रही थी तो अचानक से बारिश तेज हो गई। तभी जब वो एक पेड़ के पास आसरा लेने पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। उसने आसपास देखा तो वहाँ कुछ दूर उसे एक गाड़ी दिखी जिसे देखकर लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। रिया को जब कुछ भी समझ में नहीं आया, वो तुरंत ही एक टैक्सी को रोककर उस आदमी को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंची। तो 3 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने घर वालों को वहां पर बुला लिया था। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे यहाँ लेकर रिया आई थी। वह आदमी और कोई नहीं, अविनाश ही था। अविनाश ने और उसके परिवार ने रिया का बहुत बहुत शुक्रिया कहा। वो तब नहीं जानती थी कि अविनाश इतने पैसे वाला है, क्योंकि इतने पैसे वाले इंसान को उसने इतना डाउन टू अर्थ कभी देखा ही नहीं था। अविनाश का कहना था कि रिया ने उसे दूसरी ज़िंदगी दी है। अगर उस रात वो उसे वहाँ से उठाकर सही समय पर अस्पताल ना लेकर आती तो वह आज जिंदा ना होते। जब तक अविनाश हॉस्पिटल में एडमिट रहे तब तक वो उनसे हर रोज़ मिलने जाती रही। एक दिन बातों ही बातों में अविनाश ने रिया से उसके बारे में सब कुछ पूछ लिया। रिया ने भी उन्हें सब बता दिया। जब अविनाश को यह पता चला कि रिया को काम की तलाश है तो उसने उसे नौकरी ऑफर की, जिसे रिया ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अविनाश के साथ 1 साल काम करते हुए उसे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि वो एक गरीब और उसकी इज्जत नहीं है। और एक दिन अचानक रिया की ज़िंदगी ने वह मोड़ लिया जिसके बारे में
वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अविनाश ने उसे प्रपोज कर दिया। रिया ने उसे बहुत मना किया, उनका कोई मेल नहीं है, लेकिन वह इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और उसने रिया को जैसे तैसे मना लिया। हालांकि रिया भी अविनाश को दिल ही दिल में चाहने लगी थी। उसकी सादगी, भोलापन देखकर वो भी उस पर मरती थी, लेकिन क्योंकि उनके बीच स्टेटस का इतना फासला था कि उसने अपने प्यार को दिल में दफन कर लिया था। लेकिन अविनाश ने ऐसा कुछ नहीं किया। रिया को न सिर्फ अविनाश ने दिल से अपनाया, बल्कि उसके परिवार ने भी खुले हाथों से रिया का खुशी खुशी स्वागत किया। रिया ने अपने अतीत के बारे में अविनाश से कभी कुछ नहीं छिपाया था, सिवाय एक बात के, और आज उसके अतीत का वही छिपा हुआ राज उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले दिन तक उसने खुद को समझाया कि वो बेकार ही इतना परेशान हो रही है। वह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि वह आदमी उसकी पार्टी में शामिल हो गया। उसे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन के बाद उनके नए इन्वेस्टर के साथ उसकी मीटिंग थी, जिसमें वो भी अविनाश के साथ गई। कुछ देर के इंतज़ार के बाद जब वह नहीं आए तो अविनाश ने कहा कि मैं ज़रा बाहर देख कर आता हूँ। रिया भी थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहलने लगी और बाहर निकल आई। तभी उसकी नज़र फिर से उसी आदमी पर पड़ी। वह आदमी अविनाश के साथ ही हंसता मुस्कुराता हुआ बात करते हुए मीटिंग रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था। रिया को कुछ भी समझ नहीं आया। वो तुरंत ही पास पड़ी हुई डेस्क के नीचे घुसकर बैठ गई और वह दोनों मीटिंग रूम में अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही वो फुर्ती से बाहर की तरफ भागी और गाड़ी में बैठकर घर आ गई। अविनाश का उसके पास लगातार फ़ोन आए चला जा रहा था। घर पहुंचकर उसने उसका फ़ोन उठाया तो वह बहुत परेशान होते हुए बोला, तुम ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? रिया, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। रिया ने कहा, दरअसल मेरी आज फिर से तबीयत अचानक बिगड़ गई और इसीलिए मैं जल्दबाजी में घर पर आ गई। जब उसने अपनी तबीयत की बात कही तो अविनाश थोड़ा परेशान हो गया। वह बोला, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आए दिन तुम्हारी तबीयत बार बार बिगड़ रही है? मैं जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके डॉक्टर को साथ ही लेकर आऊँगा। शाम को जब अविनाश घर आए तो डॉक्टर को साथ लेकर आए। डॉक्टर ने जब रिया का चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, शायद कोई टेंशन है जिसकी वजह से इतना बीपी बढ़ा हुआ है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप इन्हें खा लीजिए और आराम करिए। अविनाश ने उससे पूछा कि वो क्यों परेशान है, तो उसने अविनाश की बातों को टाल दिया। 2-3 हफ्ते तक वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर मैं अपने सभी ज़रूरी कामों को ऐसे टाल कर कब तक बैठी रहूँगी। अब तो उस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो चुकी है और अब वह इस शहर से जा चुका होगा, इसीलिए अब मुझे पहले की तरह अपने बिजनेस को देखना होगा। अगले दिन रिया तैयार होकर ऑफिस पहुंची और अपने कैबिन में जाकर सारे कामों को अच्छे से देखने लगी। 10 मिनट के बाद ही उसकी सेक्रेटरी उसके पास आई और बोली, मैडम, दरअसल अविनाश सर अभी ऑफिस में नहीं है, तो क्या आप हमारे न्यू पार्टनर से मिल सकती हैं? उसने कहा, बिल्कुल, आप उन्हें कैबिन में ले आइए। जैसे ही उसकी सेक्रेटरी उस इंसान को कैबिन में लेकर आई, रिया के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह और कोई नहीं था, वह उसका वही न्यू इन्वेस्टर था जिससे मिलने से वो अब तक बच रही थी। जिस तरह से उसे पहली नज़र में ही उसने पहचान लिया था, ठीक उसी तरह से उसने भी रिया को पहली नज़र में देखते ही पहचान लिया और चौंक कर उसने उसकी सेक्रेटरी से बोला, तो यह है मिसेज अविनाश मल्होत्रा? सेक्रेटरी ने कहा, हाँ जी हाँ, यही हैं। वह बड़े ही मजाकिया लहजे में बोला, वाओ, दैट्स ग्रेट, अब तो मुझे मिस्टर अविनाश से मिलना ही पड़ेगा। आखिर अब हम पार्टनर जो बनने वाले हैं तो उनका भला सोचना मेरा फ़र्ज बनता है। वह तुरंत ही कैबिन से बाहर निकला। रिया भी घबराकर उसके पीछे पीछे गई ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन तभी सामने से उसे अविनाश आता हुआ दिखा और वह शख्स जिसका नाम नील सिंघानिया था लपक कर उसके पति के पास पहुंचा और अविनाश को उसके कैबिन में लेकर चला गया। रिया भी फुर्ती से
उनके कैबिन के बाहर पहुंची तो उसके बाद उसने जो कुछ सुना वो तो पसीने से तरबतर हो गई। उसने रिया के पति से कहा कि क्या वह जानता है कि उसने किससे शादी की है। अविनाश ने कहा कि आप हमारे प्रोफेशनल पार्टनर हैं, पर्सनल नहीं। तो फिर आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं। वह बोला, दरअसल मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं। अविनाश ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, मैं अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानता हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन उस नील को अभी भी यकीन नहीं था, इसीलिए वह बोला, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी रिया पहले एक हाउसकीपर थी और होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। अविनाश ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम यह सब बातें क्यों कर रहे हो। नील ने कहा, अरे वाह, तुम तो बड़े ही दिलवाले निकले। लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी बीवी उन होटल में आने वाले अमीर आदमियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती थी ताकि वह हमारी तरह अमीर बन सके। उसने कई शिकार करने की कोशिश की थी, जिनमें से एक मैं भी था, लेकिन मैं उसकी चाल में नहीं फंसा। तो उसने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मेरी पत्नी से तलाक करवा दिया। लेकिन देखो, उसकी मेहनत रंग लाई और उसने तुम्हारे जैसी बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया और आज करोड़ों की मालकिन और इतने बड़े बिजनेस की ऑनर बनकर बैठी हुई है। अविनाश ने गुस्से से चिल्लाकर नील से कहा, अपनी यह बकवास बंद करो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि रिया ने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मैंने रिया से शादी की है। जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तो वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका यही कहना था कि उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। लेकिन मैं इन सब स्टेटस वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने उससे शादी की। अविनाश की इस बात पर नील ने बड़ी ही शैतानी हंसी हंसी और बोला, तुम बहुत ही सीधे हो अविनाश। उस औरत ने अपने जाल में फंसाकर तुम्हारा बैंड बजा दिया और तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि वह तुम्हारे साथ वफादार है। बिल्कुल भी नहीं। अरे उसने तो तुम्हें अपने अतीत की आधी सच्चाई ही बताई है, पूरी सच्चाई तो उसने बताई ही नहीं। तुम खुद सोचो कि अगर वह इतनी ही शरीफ होती तो मेरी पत्नी का मुझसे तलाक क्यों करवाती। इतना कहकर नील कमरे से बाहर आने लगा। जब रिया ने देखा तो वो तुरंत ही पीछे हटकर दूसरे कमरे में चली गई। अब तो रिया के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे और वो तुरंत ही वहाँ से निकली और घर पहुँच गई। शाम को जब अविनाश घर लौटा तो बिल्कुल शांत था। वैसे जब भी अविनाश घर लौटकर आता था तो आते ही उसे गले से लगा लेता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी देर की खामोशी के बाद वह रिया के पास आया और बोले, रिया क्या आज मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। रिया उनके आने से पहले ही यह फैसला कर चुकी थी कि आज वो उसे सब कुछ साफ साफ बता देगी। उसने तुरंत ही अविनाश से पूछा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या पूछने आए हैं। अविनाश उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। उसने कहा कि आप मेरे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं ना। अविनाश ने कहा, हाँ, आज मैं एक बार फिर से तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। उसके बाद अविनाश ने कहा, क्या हमारा जो नया इन्वेस्टर है नील सिंघानिया, तुम उसे पहले से जानती हो। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ ने अविनाश पर बिजली गिरा दी। उसके बाद वह बोला, इसका मतलब तुम अभी तक तबीयत खराब होने का बहाना बनाती रहीं और उससे जानबूझकर नहीं मिल रही थी। रिया ने एक बार फिर से हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी नज़रें झुकाए अविनाश के सामने खड़ी हुई थी। उसके बाद अविनाश ने थोड़ा खींचते हुए बोला, क्या यह सच है कि नील का तलाक तुमने करवाया था। उसने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। अब तो अविनाश बहुत गुस्सा होने लगा। उसके बाद वह बोला, इसका मतलब वह नील जो कुछ कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। इसका मतलब तुमने मुझे इतना कहते कहते अविनाश की जबान लड़खड़ाने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अविनाश की
यह हालत देखकर रिया से भी रहा नहीं गया और वो भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अविनाश के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, तुमने नील सिंघानिया की तो पूरी बात सुन ली, लेकिन क्या तुमने अभी तक मेरी पूरी बात सुनी है? मैं आज तुम्हें पूरा सच बताऊंगी, उसके बाद तुम जो भी फैसला लोगे मुझे वह मंजूर होगा। अविनाश की जगह अगर कोई दूसरा पति होता तो वह अब तक अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका होता और उसकी सफाई में कुछ भी नहीं सुनता, लेकिन उसका अविनाश बहुत ही सहनशील था। वह जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं लेता था। उसके जैसा शांत और बुद्धिमान इंसान रिया ने आज तक नहीं देखा था। वह जितना ही पैसे वाला था उतना ही जमीन से जुड़ा हुआ भी था। यही वजह थी कि रिया उसे तहे दिल से प्यार करती थी और अपने आप को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानती थी। उसके बाद रिया ने अपने अतीत की परतों को एक एक करके खोलना शुरू किया। उसने अविनाश से कहा, यह तो तुम जानते ही हो, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। रिया ने कहा, पापा के देहांत के बाद उसकी छोटी बहन और भाई समीर के पढ़ाई का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। जिस शहर में वो थी वहाँ पर तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से उसे मुंबई जैसे शहर में नौकरी करने के लिए आना पड़ा। यहाँ पहुँचकर जब उसकी एक औरत से थोड़ी बहुत जान पहचान हुई तो उसने उसे मुंबई के फेमस होटल में हाउसकीपिंग की जॉब पर लगवा दिया। उस वक्त वो करीब 20-21 साल के आसपास थी। होटल में हर रोज न जाने कितने अमीर लोग आते और उनके साथ एक से एक खूबसूरत लड़कियां आती जो बहुत ही महंगे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी पहने होती। यह सब देखकर उसका भी दिल करता कि काश उसके पास भी इतना पैसा होता कि वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाती। उसके साथ काम करने वाली कई लड़कियों के बॉयफ्रेंड भी थे, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली थी। उसका रोज़ का सिर्फ यही रूटीन था कि वो सुबह उठती और अपने ज़रूरी काम निपटा कर होटल जाती और वहाँ लोगों के कमरे साफ़ करती और पूरा दिन यह सब करने के बाद वापस अपने कमरे पर लौट आती। उसकी ज़िंदगी में ना तो किसी का साथ था, ना ही प्यार और ना ही कोई खुशी। एक दिन नील सिंघानिया उसी होटल में आया जिसमें वो हाउसकीपिंग का काम करती थी। जब वो हाउसकीपिंग के लिए उसके कमरे में जाने लगी तो उसके कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और वह किसी लड़की के साथ अपने प्यार के पल बिता रहा था। वह सब देखकर रिया के मन में भी कुछ इच्छाएं जगने लगी। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उसने बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी। कुछ देर उनके पलों को देखने के बाद वो चुपचाप वापस लौट आई। नील सिंघानिया जिस फ्लोर पर रुका हुआ था उस फ्लोर के सभी रूम को साफ करने की ड्यूटी उसकी ही थी। जब वो हर रोज उसके रूम को क्लीन करने के लिए जाने लगी उसे उसकी कुछ बातों के बारे में पता चला, जैसे कि वह वहाँ पर किसी बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ डीलिंग के लिए आया हुआ था जिससे उसे करोड़ों का फायदा होने वाला था। उसके अलावा उसके लोगों से बात करने के अंदाज से उसने यह समझ लिया था कि वह बाकी सबसे तो अच्छे से बात करता है, लेकिन जब भी उसकी बीवी का फोन आता है तो वह सिर्फ हाँ या हूँ में ही जवाब देता है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि जब उसकी बीवी उसके साथ ही है तो फिर उसे बार बार फ़ोन क्यों करती है। लेकिन रिया को लगा कि शायद जब भी वह कहीं बाहर जाती होगी तो उसे किसी न किसी काम से फ़ोन करती होगी। एक दिन जब वो फिर से नील सिंघानिया के रूम की क्लीनिंग करने के लिए पहुंची तो उस दिन भी वह अपनी बीवी के साथ अपने प्यार के पलों का लुत्फ़ उठा रहा था। यह सब देखकर रिया को अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी। वो भी अपने सपनों में अपने राजकुमार को सोचकर खुश होती और जिस तरह के कपड़े उसकी बीवी ने पहन रखे होते उन कपड़ों में खुद को इमेजिन करती रहती। अगले दिन जब वो उसके रूम में क्लीनिंग करने के लिए गई तो सामने खिड़की के शीशे से साफ दिख रहा था कि नील इस समय स्विमिंग पूल के पास बैठा आराम फरमा रहा था। रिया धीरे धीरे उसके रूम की क्लीनिंग करने लगी जहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल और कॉफ़ी के कप रखे हुए थे और काफ़ी सारी परफ्यूम की बोतल भी थी। उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। तभी उसने जैसे ही बिस्तर को साफ करने के लिए चादर को उठाया उसके नीचे से वही नाइटी निकली जो पिछली रात उसकी बीवी ने पहन रखी थी। वह नाइटी देखकर ना जाने क्यों रिया के दिल में अरमान जाग गए और वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद इस जन्म में तो उसे इस तरह का कुछ पहनने को ना मिले और उससे रहा नहीं गया।
वह तुरंत ही उस तरफ बढ़ी जिधर बाथटब था। बाथटब रूम के ही हिस्से में था जिसे एक पर्दे से बांटा गया था। उसने वह नाइटी पहन ली। वो जैसे ही नाइटी पहनकर खुद को आईने में देखने लगी तभी उसके होश उड़ गए क्योंकि पीछे नील सिंघानिया खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही रिया को उस नाइटी में देखा वह बुरी तरह से उस पर चिल्लाया कि तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि इतनी महंगी नाइटी पहन ली। तुम्हारी इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। उसने एक झटके में नाइटी को इतनी कस के खींचा कि वह दोनों तरफ कंधे से फट गई और उतरकर नीचे गिर गई और रिया उसके सामने बिना कपड़ों के। इतना कहते कहते उसका गला भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अविनाश उससे पूछने लगा, आगे क्या हुआ रिया? मुझे बताओ, नील सिंघानिया ने तुम्हारे साथ क्या किया? वो बुरी तरह से सुबक रही थी और लड़खड़ाते हुए शब्दों से कह रही थी, उसने मेरे साथ, लेकिन वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद अविनाश ने उसे शांत कराया और पीने के लिए पानी दिया। जब अविनाश ने यह देखा कि वो यह बात बोल ही नहीं पा रही है तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे मत बताओ क्योंकि मैं भी यह सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और अभी के अभी उस नील का खून कर दूंगा। उसके बाद अविनाश ने उससे कहा, तो फिर उसने मुझे बताया कि तुमने ही उसका तलाक करवाया, लेकिन आखिर क्यों और कैसे? तो रिया ने अविनाश को आगे की बात बताना शुरू किया। उसने कहा, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं बुरी तरह से बिखर गई थी, लेकिन वह सब करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। उसने मेरे मैनेजर को मेरी शिकायत की और मुझे मेरे पूरे स्टाफ के सामने बुरी तरह से बेइज्जत किया। रिया के मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसे सिर्फ 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन में वहाँ पर जॉब से रिजाइन देकर वहाँ से चली जाए। इतनी अच्छी जॉब उस नील सिंघानिया की वजह से उसके हाथ से चली गई थी। इतने समय से वो वहाँ पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही थी, लेकिन उसके मैनेजर को वह सब दिखाई नहीं दिया। उसे तो सिर्फ अपने अमीर कस्टमर को खुश करने में ही खुशी मिल रही थी। उसके स्टाफ के लोगों ने भी सारी गलती रिया की ही निकाल दी कि उसे इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे और इतना महंगा कपड़ा छूना तक नहीं चाहिए था। उस रात वो बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि अब दोबारा इतनी अच्छी सैलरी की जॉब मिलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और दूसरा, उस सिंघानिया ने उसके साथ जो कुछ किया वह वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो यही सोच रही थी कि क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, उसका कोई भी मान सम्मान नहीं होता। इसीलिए रिया ने यह फैसला कर लिया कि अब वो नील सिंघानिया को छोड़ेगी नहीं। उसने उसके साथ जो कुछ किया उसके लिए वो उसे सबक सिखाकर ही मानेगी ताकि वह दोबारा किसी गरीब के साथ इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। अगले दिन जब वो होटल पहुंची तो उसे पहले से ही पता था कि आज उसकी करोड़ों की डील होने वाली है, जिसकी मीटिंग की वह तैयारी कर रहा था। रिया जैसे ही उसके रूम में पहुंची तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। रिया ने जब फ़ोन उठाया तो वो दंग रह गई क्योंकि उस तरफ से उसकी बीवी बोल रही थी, जिसने यह कहा कि नील तो अपनी बीवी को मुंबई जाकर भूल ही गया है, लेकिन वह उसे बहुत मिस कर रही थी और इसीलिए अब वह सिंगापुर से आज दोपहर 3 बजे तक इस होटल में उससे मिलने आ जाएगी। रिया ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया क्योंकि इतना तो वो जानती थी कि वह अपनी बीवी से सिर्फ हूँ या हाँ में ही बात करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस होटल में नील सिंघानिया जिस लड़की के साथ इतने दिनों से रह रहा है वह उसकी बीवी नहीं बल्कि प्रेमिका थी। अब उसने इस बात का भी फ़ायदा उठाने का सोच लिया और इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। उसके बाद उसने उसके सारे कपड़े बैग से निकाल कर ख़राब कर दिए और उसके जूते में कांच फोड़ फोड़ कर डाल दी और मोजे में भी थोड़ी सी कांच पीस कर भर दी। जो बाथ टब था उसमें रूम क्लीनर मिला दिया। उसकी जो भी फाइल्स वहाँ पर पड़ी हुई थीं उन कागज़ों पर रिया ने इंक छिड़क दी। उसने अपने पीने के लिए वहाँ पर जूस मंगवा रखा हुआ था। उसने उस जूस में उल्टियाँ होने की दवा मिला दी और चुपचाप उस रूम से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद नील सिंघानिया अपने रूम में गया और रिया के प्लान के मुताबिक ही सारी चीज़ें होने लगीं। वह बुरी तरह से रूम के अंदर चीख चिल्ला रहा था। उसके पास कोई भी ठीक ठाक कपड़े नहीं बचे थे। उसने
उसने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाया और जब वह रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह होटल के ही मैनेजर के कपड़े पहने हुए था। वह अजीब से कपड़े पहनकर मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, जूते में और मोजों में पड़ी हुई कांच उसके पैरों में घुसने लगी। उसके बाद उसने उन जूते और मोजों को निकाल कर फेंक दिया, लेकिन क्योंकि कांच पूरी तरह से उसके पैरों में घुस चुकी थी, इसलिए उसके पैरों से लगातार खून निकल रहा था। वह जैसे तैसे लंगड़ा कर मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था, तभी रिया ने देखा कि उसकी जो प्रेमिका थी वह घबराई हुई उसके रूम में गई। शायद वह नील सिंघानिया को ढूंढ रही थी, लेकिन वह तो वहां से जा चुका था। फिर वह हड़बड़ाकर नीचे की तरफ भागी। रिया भी मीटिंग रूम के बाहर पहुंची, लेकिन उसके पहुंचते ही जो लोग वहां मीटिंग के लिए अभी कुछ देर पहले आए थे वह तो वहां से जा चुके थे। इसका मतलब मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। नील सिंघानिया लड़खड़ाता हुआ और बहुत बुरी हालत में रोता हुआ बाहर निकला। वह अपना सर पीट रहा था कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तभी उसकी प्रेमिका भागते हुए उसके पास आई और बोली कि तुम मीटिंग के लिए क्यों नहीं आए? उन लोगों ने यह डील कैंसिल कर दी। वह उस पर बुरी तरह से चीखने लगा कि मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ। जब उसकी प्रेमिका ने उसकी हालत देखी और देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा है, तो वह उसे तरह तरह के सवाल जवाब करने लगी, लेकिन नील सिंघानिया बुरी तरह से चीख रहा था। उसके बाद वह उसे सहारा देकर उसके कमरे में लेकर गई और मैनेजर से डॉक्टर को बुलाने को कहा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उस जूस ने अपना काम क्यों नहीं किया। वो नील सिंघानिया और उसकी प्रेमिका के रूम के अंदर जाने के बाद उसके कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। तभी उसने देखा कि उसकी प्रेमिका उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी नील ने अचानक से उसके कपड़ों पर उल्टी कर दी, जिससे उसकी प्रेमिका बुरी तरह से बौखला गई और चिल्लाने लगी कि तुम यह क्या कर रहे हो। उसके कपड़े खराब हो चुके थे, इसीलिए उसकी प्रेमिका ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और इधर नील भी दर्द से तिलमिला रहा था, इसीलिए वह भी अपने कपड़े उतार कर इधर उधर घबराहट के मारे बिस्तर पर लेट गया। तभी सामने से रिया को एक औरत बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स और ट्रॉली बैग लेकर आते हुए दिखाई दी। वह दंदनाती हुई नील सिंघानिया के रूम की तरफ ही चली आ रही थी। रिया तुरंत ही वहां से पीछे हटी और बाहर के दरवाजों को साफ करने लगी। वह जैसे ही अंदर गई, अंदर का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। रिया को दो चार तमाचों की आवाज़ आई और नील बुरी तरह से चीख रहा था कि मोना, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, यह मेरी प्रेमिका नहीं है। इधर जब नील की प्रेमिका ने यह सुना कि वह उसे अपनी प्रेमिका मानने से इनकार कर रहा है, तो वह भी बुरी तरह से बौखला गई और उसने भी नील को पीटना शुरू कर दिया। यह सब सुनकर रिया के दिल को उस वक्त जो ठंडक मिल रही थी वह वो बयां नहीं कर सकती। नील को उसके किए की सजा मिल रही थी। उसकी पत्नी ने तुरंत ही यह ऐलान कर दिया कि अब वह उसे तलाक दे देगी और दोनों औरतें तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गईं और नील उनके पीछे लंगड़ाता हुआ उन्हें समझाने की कोशिश में उनके पीछे जाता रहा और फिर वहीं लॉबी में गिर पड़ा। रिया धीरे से नील के पास गई और उससे कहा, आज के बाद अगर किसी भी गरीब की इज्जत के साथ तुमने खेला तो समझ लेना यह तुम्हारा सबक था। फिर रिया वहां से इस्तीफा देकर चली आई। उसकी बात सुनकर अविनाश ने कहा, तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया रिया। ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे के चरित्र पर वह जिस तरह से उंगली उठा रहा है, पहले उसे अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। रिया ने अविनाश से कहा कि क्या अब भी तुम यह जानना चाहते हो कि उस दिन नील ने मेरे साथ क्या किया था? अविनाश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे अब कुछ भी नहीं जानना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। उसके इतना कहते ही उसके पीछे से रिया की सास की आवाज़ आई। वह बोली, लेकिन मुझे यह जानना है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसकी सास उसके कमरे के बाहर कब आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। अविनाश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास उस वक्त बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि मुझे आज हर हाल में पूरा सच जानना ही जानना है। उसके बाद रिया ने
उन्हें बताना शुरू किया कि नील सिंघानिया ने जब उसे इतनी महंगी नाइटी पहने हुए देखा तो गुस्से में बौखलाकर उसने उस नाइटी को खींचकर फाड़ दिया और वो फिर बिना कपड़ों के उसके सामने आ गई। शर्म के मारे वो तुरंत ही नीचे झुकी और पास ही पड़े अपने कपड़े उठाकर पहनने लगी, लेकिन वह इतना बेरहम निकला कि उसने उससे उसके कपड़े छीन लिए और दूर फेंक दिए। वो उसके सामने रहम की भीख मांगने लगी, वह उसके कपड़े उसे वापस लौटा दे, लेकिन उस वक्त उसने उसकी एक भी ना सुनी और वह उससे बोला कि तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू इतनी महंगी नाइटी को हाथ भी लगाए, लेकिन फिर भी तूने उसे पहना, जो तेरा सबसे बड़ा गुनाह था। तेरे जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो अमीर घर के आदमियों के आगे खुद को परोसने के लिए तैयार रहती हैं ताकि उनसे कुछ पैसा ऐंठ सके। तुझ में और कोठे वालियों में कोई भी फर्क नहीं है। अपनी तुलना एक कोठे वाली से होते देख रिया बुरी तरह से उस पर चिल्लाई कि अपनी बकवास बंद करो। पास ही टंगे हुए पर्दे से उसने खुद को छिपा लिया। उसके बाद वह उस पर हंसते हुए बोला, अपना यह नाटक बंद कर। हर रात ना जाने कितने मर्दों को उनके कमरों में जा जाकर फंसाती होगी और मेरे सामने सीधा बनने का ड्रामा कर रही है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इस बार तेरा किस रईस से पाला पड़ा है। तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। उसके बाद उसने वह पर्दा भी उससे छीन लिया और अपना फ़ोन निकालकर उसका वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर तो रिया के होश ही उड़ गए। उसने तुरंत ही झटके से उसे धक्का दिया और फ़ोन उससे छीन लिया, लेकिन वह तुरंत ही संभल गया और रिया के साथ छीना झपटी करने लगा। रिया ने उसका फ़ोन बाथ टब में फेंक दिया। यह देखकर तो वह और भी बुरी तरह से बौखला गया और उसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगा जिन्हें वो अपनी जुबान तक पे भी नहीं ला सकती। वो रोए चली जा रही थी और वह बहुत कुछ बुरा बुरा सुनाता जा रहा था। वो यही सोच रही थी कि क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है, क्या किसी गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। उसके बाद उसने उसके कपड़ों पर अपना मूत्र कर दिया और उस पर थूका भी और फिर बोला, तेरी यही औकात है, तू 2 कौड़ी की लड़की ऐसे ही कपड़ों के काबिल है, ना कि इस नाइटी के। उसके बाद उसने उससे कहा, अब निकल मेरे इस आलीशान कमरे से। पता नहीं कैसे कैसे घटिया और गिरे हुए गरीब कीड़े मकोड़ों को काम पर रख लिया जाता है, जो इतनी हाई फाई लाइफ स्टाइल देखकर पागल हो जाते हैं और खुद को जगह जगह बिस्तर पर परोसने लगते हैं। रिया ने अपने वह कपड़े उठाए तो वह कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो रूम से बिना कपड़ों के निकल नहीं सकती थी। मजबूरन उसने वही गंदे कपड़े पहने और वहाँ से रोते हुए बाहर निकल गई। उसकी इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी। उसके अंदर का आत्मविश्वास टूट गया था। इस सब से भी जब उसका पेट नहीं भरा तो अगले दिन उसने रिया की शिकायत मैनेजर से की। वही सब बातें उसके सामने भी दोहराई और उसे उसके पूरे स्टाफ के सामने जलील किया। उसने जो भी उसके साथ किया वह आज तक वो भूल नहीं पाई है। यह कहते हुए वो फूट फूट कर अविनाश के सामने रोने लगी थी। तभी उसे अविनाश ने गले लगा लिया। उसने कहा, बस करो रिया, अब तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। उसकी सास ने भी उसे आकर गले से लगा लिया और यह देखकर रिया थोड़ा हैरत में पड़ गई। वह उससे बोली, रिया, मैंने जानबूझकर तुम्हारे अंदर भरा हुआ यह दर्द निकलवाया ताकि मैं चाहती थी कि तुम एक बार इस दर्द को अपनी जुबान से बयान करके जी भर के रो लो और हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द को भूल जाओ। उस आदमी ने जो कुछ भी किया वह उस आदमी की अपनी औकात थी जो उसने दिखा दी। सच में उस रात रिया कई सालों के बाद थोड़ा सुकून में सोई थी, क्योंकि उसने पहली बार अपने साथ हुई उस घटना को रो रो कर बताया था और अपने दिल का बोझ हल्का किया था। अविनाश ने उससे कहा कि तुमने उस आदमी के साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, बल्कि वह तो इससे भी ज़्यादा सज़ा पाने का हकदार था। करीब 1 महीने के बाद वो अपने ऑफिस गई। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर पहुंची थी कि तभी उसे सामने सोफे पर नील सिंघानिया बैठा हुआ नजर आया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हालत
बहुत ख़राब है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और कपड़े भी बहुत अस्त व्यस्त थे। उसने जैसे ही उसे देखा वह उसकी तरफ तुरंत ही लपका, जैसे वह उसका ही इंतज़ार कर रहा था, और उसके पैरों पर आकर गिर गया और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा कि रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या किया और ना जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। वह किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था और एक ही रट लगाए जा रहा था कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो अविनाश भी मुझे माफ़ कर देगा। रिया उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन वह तो जैसे अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसके बाद तभी अविनाश वहाँ पर आ गए और उन्होंने सिक्योरिटी से कहकर उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर यह माजरा क्या है, उसने अविनाश से पूछा। आखिर यह सब हो क्या रहा है, इसकी यह हालत कैसे हुई? तो अविनाश ने बताया कि उसने नील सिंघानिया के सारे शेयर्स खरीद लिए और उसका बंगला भी नीलाम करवा दिया और अब वह सड़क पर आ चुका है। रिया ने अविनाश से कहा कि तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? अविनाश ने कहा, ज़रूरत थी उसे कम से कम अब यह एहसास तो होना चाहिए कि दौलत के नशे में उसने एक औरत की बेइज्जती करके कितना बड़ा गुनाह किया है और उसकी यह सज़ा उसके गुनाह के बदले में बहुत छोटी है, लेकिन अभी तो उसकी इस सज़ा की शुरुआत है। अविनाश ने रिया को तुरंत ही गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया, और तुम्हारी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रिया अविनाश की आंखों में फ़क्र से देख रही थी और सोच रही थी कि इस आदमी ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और उसे कितना खुशकिस्मत बना दिया। कुछ दिनों बाद रिया अपने घर पर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ी जिसे देख वो चौंक गई। उसमें लिखा था, बिजनेसमैन नील सिंघानिया पहुंचे पागल खाने, दिवालिया होने के बाद उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। रिया ने तुरंत सोचा कि वो यह खबर अविनाश को दे, फिर उसने पेपर रख दिया और सोचा कि नील को अपने कर्मों की सज़ा मिल चुकी है और अब वो अपने घर में उसका जिक्र नहीं करना चाहेगी। दोस्तों, इज्जत सभी को प्यारी होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।